चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़े। चलो यहां से देखा जाए तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यहां से हम लोग को पढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गैस के सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग को लिखा हुआ है, आप देखिएगा तो लिखा हुआ है नेचर ऑफ द गैस। क्या लिखा हुआ है? नेचर ऑफ द गैस। तो आप जानते हैं कि नेचर में, प्रकृति में बहुत सारे गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, बहुत सारे गैसेज हैं। और सभी गैसेज का नेचर क्या है? अलग अलग है, ध्यान रखना है। कुछ गैसेज की एनर्जी ज्यादा होती है, कुछ गैसेज की एनर्जी कम होती है, ध्यान रखना है। नहीं, हम लोग इसको बताए थे कि कुछ गैसेज के केएच का मान ज्यादा होता है, कुछ गैसेज के केएच का मान कम होता है, ये बताया गया था। जिन गैसेज के केएच का मान ज्यादा होता है वो इजिली सॉल्युबल नहीं होती हैं, ध्यान रखना है। ठीक, तो इसी बात को लैंग्वेज में एनसीईआरटी में लिखा रहता है कि वैसे गैसेज जिनके केएच का मान कम होता है, वैसे गैसेज जिनके केएच का मान कम होता है, वो गैसेज इजिली लिक्विफिएबल होती हैं। इजिली लिक्विफिएबल का मतलब वो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर जाती हैं और लिक्विड में सॉल्युबल हो जाती हैं, ध्यान रखना है। नहीं तो उसके लिए एक टर्म यूज किया गया, नहीं कि दोज गैसेज विच आर इजिली लिक्विफिएबल आर हाईली सॉल्युबल इन लिक्विड, ध्यान रखना है। तो इजिली लिक्विफिएबल कौन होंगे? जिनके केएच का मान कम होगा, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग को कहा गया नेचर ऑफ द गैस में अगर हम पॉइंट लिखना चाहें तो यहां पे कहा गया कि दोज गैसेज विच आर easily those gases which are easily liquefiable are easily soluble in liquid solvent। ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग को फर्स्ट पॉइंट कहा गया कि दोज गैसेज विच आर इजिली लिक्विफिएबल आर इजिली सॉल्युबल इन लिक्विड सॉल्वेंट, ध्यान रखना है। अब कौन से गैसेज इजिली लिक्विफिएबल होंगे? तो वो गैसेज जिनके केएच का मान क्या होता है? कम होता है, ध्यान रखना है। नहीं तो यहां पे हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इजिली लिक्विफिएबल गैसेज have low value of KH, have low value of KH। ये हमको ध्यान रखना होगा कि जो इजिली लिक्विफिएबल गैसेज होते हैं उनके केएच का मान क्या होता है? कम होता है, ध्यान रखना है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन डाइहाइड्रोजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हम लोगों को देखा जाए तो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होता है, किसके रेस्पेक्ट में? इन कंपेरिजन टू डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन का मतलब क्या है? H2 गैस, नहीं, या O2 गैस, ध्यान रखना है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत आसानी से पानी में घुल जाता है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन गैस, इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन गैस, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे भी थे वैल्यूज, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का केएच का वैल्यू क्या होता है? ज्यादा होता है, और CO2 के केएच का वैल्यू क्या होता है? कम होता है। तो जिन गैसेस के केएच का मान कम होता है वो पानी में बहुत आसानी से घुल जाती हैं। ठीक, तो दिमाग में ये पॉइंट भी रखिएगा कि जनरली जो जहरीली गैसेज होती हैं, पॉइजनस गैसेज, नहीं, जनरली जो पॉइजनस गैसेज होती हैं वो उनके केएच का वैल्यू जनरली क्या होता है? कम होता है, जनरली, ध्यान रखना है। जहरीली गैसेज के केएच का वैल्यू क्या होता है? कम होता है। इसलिए जहरीली गैसेज आसानी से
लिक्विड में घुल जाती हैं। ध्यान रहेगा। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। देखो तो अगला पॉइंट हम लोग को लिखा हुआ है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन। नहीं, अगला पॉइंट हम लोग को लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन। तो ये बोल रहा है क्या कि वैसी गैसेज जो पानी के साथ केमिकल रिएक्शन करती हैं, वैसी गैसेज जो पानी के साथ केमिकल रिएक्शन करती हैं, वो गैसेज भी पानी में आसानी से घुल जाती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उन गैसेज पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कौन सा गैस पानी में जल्दी घुल जाएगा। नहीं, तो पहला बताया गया कि जिन गैसेस का केएच का मान कम होगा वो आसानी से लिक्विफिएबल होंगी और वो आसानी से सॉल्युबल होंगी वाटर में। दूसरा क्या बताया गया, तो हम लोग को दूसरा बताया जा रहा है कि जो गैसेस पानी के साथ केमिकल रिएक्शन कर लेती हैं वो गैसेस पानी में जल्दी घुल जाती हैं। ध्यान रखना है। नहीं, तो हम यहां से बोल रहे हैं गैसेस विच रिएक्ट with water are easily soluble in water। ध्यान रखना है। तो वैसी गैसेस जो पानी के साथ रिएक्शन कर लेती हैं वो भी पानी में इजिली सॉल्युबल होती हैं। ध्यान रखना है। जैसे HCl को पानी में हम लोग डालें H2O में, तो HCl जो है वो पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है। क्यों? क्योंकि HCl पानी में जाकर टूट जाता है H प्लस और H प्लस और Cl माइनस में। ध्यान रखना है। तो जो लोग पानी के साथ रिएक्शन कर लेंगे वो इजिली सॉल्युबल होंगे। NH3 भी हम लोगों का पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है, नहीं, इसलिए NH3 भी पानी में खूब सॉल्युबल होगा। ध्यान रखना है। तो वैसी गैस से जो पानी के साथ रिएक्शन कर लेंगी वो लोग भी पानी में आसानी से सॉल्युबल होंगी। ध्यान रखना है। नहीं, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना होगा। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट हम लोग को लिखा हुआ है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नहीं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो इसमें ये पॉइंट बड़ा लागू होता है जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये पॉइंट लगभग हर जगह लागू होता है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ध्यान रखना है। नहीं, यानी पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट घुलेगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट घुलेगा। ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख लो। O2 पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। A2 टाइप है तो ये नॉन पोलर। ये भी क्या है? ये भी क्या है? नॉन पोलर। तो ये सभी नॉन पोलर हैं। तो निश्चित रूप से ये लोग पानी में ज्यादा सॉल्युबल होंगे, कम सॉल्युबल होंगे? पानी में कम सॉल्युबल होंगे। क्यों? क्योंकि पानी क्या है? पोलर। ध्यान रखना है। तो पानी आपका पोलर है और ये सब क्या है? नॉन पोलर। नहीं, तो देखो लिखा हुआ है O2 N2 CO2 आर मोर सॉल्युबल इन इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल में ज्यादा सॉल्युबल हैं देन इन वाटर। ध्यान रखना है। तो वाटर के रिस्पेक्ट में ये इथाइल अल्कोहल में ये लोग ज्यादा सॉल्युबल हैं, या हम कहें कि ये बेंजीन में ज्यादा सॉल्युबल हैं, वाटर में कम सॉल्युबल हैं। यानी जितना ही नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा उसमें ये लोग आसानी से घुल जाएंगे, वाटर में आसानी से नहीं घुलेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ इथाइल अल्कोहल लिखेंगे, बेंजीन भी बोल सकते हैं, नहीं हेप्टेन भी बोल सकते हैं, ऑक्टेन भी बोल सकते हैं। जितना भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा उसमें ये लोग जल्दी घुलेंगे इन कंपेरिजन टू वाटर। ठीक, यहां पर आ जाओ। H2S पोलर की नॉन पोलर? पोलर। H2S क्या है? पोलर। NH3 क्या है? पोलर। तो ये दोनों हम लोग के पोलर हैं। नहीं, जैसे पूछना चाहेंगे ये पोलर कैसे है, चलिए बोलिए सर। आपसे कोई पूछ दिया कि H2S पोलर है कि नॉन पोलर? H2S आराम से बताना है। H2S पोलर है कि नॉन पोलर? पीछे का डिवाइस कर रहे हैं कि नहीं? बगल में उठाइए। H2S पोलर कि नॉन पोलर? पोलर है। कैसे है पोलर? हैं? इसमें कार्बन क्यों नहीं दिख रहा है? कार्बन हाइड्रोजन नहीं है इसलिए सर। हाँ, इससे थोड़े ना होता है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। H2S पोलर है या नॉन पोलर? तो आप बोले पोलर। एक्सप्लेनेशन दीजिए, कोई पूछेगा ना आपसे तो आप कैसे बताइएगा? चलिए कौन बता सकते हैं? चलिए इनको बताएं, जौमन के बगल में जो बैठे हैं। बोलिए सर H2S कैसे पोलर है? हैं?
यहाँ पर सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, ये बात सही है। सल्फर जो है इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। नहीं, सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से एक और एक 2 का यूज कर गया है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यानी कि इसके पास लोन पेयर कय गो बचा है? 2 गो। तो हम कहे थे कि यदि किसी मॉलिक्यूल के पास, किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर रहे, नहीं तो ऐसे मॉलिक्यूल, इसका लोन पेयर 0 नहीं है तो इसका म्यू डाइपोल मोमेंट का मान भी 0 नहीं होगा, ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? पोलर। ये बताया गया था। आप कैसे बता पाइएगा? बताइए, सॉल्युबिलिटी तो आप बता ही नहीं पाइएगा। पोलर नॉन पोलर हम पढ़ा कर आए हैं, डाइपोल मोमेंट हम पढ़ाए हैं, तो अब ये पूछ रहे हैं। बहुत जरूरी है पीछे का रिवाइज करना, नहीं तो क्या फायदा ही है पढ़ने का। बैठिए बैठिए। तो ये मॉलिक्यूल आपका क्या है? पोलर, ध्यान रखना है। सेम एज अगर NH3 को देखा जाए तो NH3 भी क्या है हमारा? पोलर। जैसे पूछा जाए किससे, किससे पूछा जाए, कौन बता सकते हैं? बताइए तो सर। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, सही बात है। नहीं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से ये 3 का यूज कर गया है, इसके पास 1 लोन पेयर बचा हुआ है। तो 1 लोन पेयर बचा हुआ है तो इसका मतलब लोन पेयर 0 नहीं है, तो ये क्या होगा? पोलर। बैठिए। परेशानी है तो कोई पूछे तो ये बता पाइए। नहीं ऐसा ही काची अंधा भक्त थोड़े थोड़े ना पढ़ते जा रहे हैं, कुछ बस पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ पोलर है हाँ सर, नॉन पोलर है हाँ सर, कैसे है? ठीक है सर। गजब हाल है। ये कौन पढ़ाई पढ़ रहे हैं? बता नहीं पाएंगे तो आप पढ़ क्यों रहे हैं? आपको ही बताना है। तो H2S और NH3 पोलर हैं। नहीं तो ये पोलर हैं, और पानी भी आपका पोलर होता है, तो ये लोग पानी में ज्यादा सॉल्युबल होंगे इन कंपेरिजन टू नॉन पोलर सॉल्वेंट, चाहे वो इथाइल अल्कोहल दे दे, चाहे बेंजीन दे दे। नहीं, इन लोगों में ये लोग क्या होंगे? लेस सॉल्युबल, और पानी में क्या होंगे? ज्यादा सॉल्युबल। कुछ बात समझ में आ रहा है? देखिए, खाली क्लास मत कीजिए, एकदम मरा हुआ आदमी की तरह मत रहिए। समझ ना कि मैं खाली क्लास कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा। आप रेगुलर कुछ नहीं बता पाते हैं तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। चलिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमारे पास सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। और सॉल्यूट क्या है? गैस। नहीं तो हमको लिक्विड में गैस को घुलाना है, लिक्विड में गैस को घुलाना है। नहीं तो मान लो हम ठंडा पानी ले लें 1 गिलास में, और 1 गिलास में गर्म पानी ले लें, ठीक है, और दोनों में चाहते हैं कि CO2 गैस को घुलाना, तो ठंडे पानी में CO2 गैस जल्दी घुलेगा कि गर्म पानी में CO2 गैस जल्दी है? ठंडे पानी में जल्दी घुलेगा। अभी तो कुछ देर पहले पढ़े थे, नहीं कि जो पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं वो ठंडे पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं इन कंपेरिजन टू गर्म पानी। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रहता है और गर्म पानी में कम मात्रा में ऑक्सीजन रहता है। क्यों? क्योंकि अगर गर्म रहेगा तो ऑक्सीजन को, अगर गर्म पानी है तो उसमें जो घुला हुआ गैस है ऑक्सीजन गैस, वो पानी के गर्म होने के कारण से उस पानी में से निकल कर क्या होगा? बाहर चला जाएगा। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स है तो कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा पीना पसंद करते हैं कि गर्म करके? इसमें तो ठंडा पसंद करते हैं। नहीं तो काहे ठंडा पीना पसंद करते हैं? क्योंकि अगर कोल्ड ड्रिंक्स आपका ठंडा है तो उसमें ज्यादा मात्रा में CO2 गैस प्रेजेंट है। नहीं, अगर उसी कोल्ड ड्रिंक्स को हम ले लें, कटोरा में डाल दें और लेके तनी गैस पर गर्म कर दें, तो उसमें घुला हुआ CO2 सब उड़ जाएगा। घुला हुआ CO2 उड़ जाएगा तो क्या आपको पीने में कोल्ड ड्रिंक्स कड़ा लगेगा कि एकदम शरबत तरह लगेगा? शरबत की तरह लगेगा। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी लिक्विड में गैस घुला हुआ है, अगर किसी लिक्विड में गैस घुला हुआ है और वैसे सॉल्यूशन को अगर आप हीट सप्लाई कर दीजिएगा तो उसमें घुला हुआ गैस बाहर निकल जाएगा। नहीं तो सॉल्युबिलिटी गैस का बढ़ा कि घटा? घट गया। नहीं, क्योंकि घुला हुआ गैस बाहर निकल गया। ध्यान रखना है। तो अगर कोई भी पूछता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या पड़ेगा, नहीं, गैस के सॉल्युबिलिटी पर, तो हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। ध्यान रखना है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहा है तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of gas in liquid decreases।
ध्यान रखना है। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगी, घट जाएगी। ध्यान रखना है। अब इसका कारण पूछा जाता है तो इसका दो कारण है। एक तो हम लोग बोल रहे हैं बिकॉज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, because by increasing temperature energy of gases increases. Due to this, the dissolved gas escape, यानी बाहर निकल जाते हैं, escape out from the solution। ये क्या कर रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी घट जाता है। क्यों घट गया, तो कारण ये बता रहा है कि बिकॉज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एनर्जी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज। आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब गैस का एनर्जी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ड्यू टू दिस द डिजॉल्व्ड गैस एस्केप आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। नहीं तो आपका जो गैस घुला हुआ है सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अगर सॉल्यूशन के अंदर से गैस बाहर निकल गया, सॉल्यूट बाहर निकल गया, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, घट गई। ध्यान रखना है, ठीक। दूसरा इसका बुक में रीजन हम लोग को लिखा रहता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। अगर बात करें तो आप याद कीजिए, ली चैटलियर साहब ने कहा था कि अगर डिजोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, अगर डिजोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट जाता है, ऐसा ली चैटलियर साहब ने कहा था। ध्यान रखना है। तो आप ये बताइए कि अगर हम पानी लेते हैं, नहीं, और पानी में हमको CO2 गैस को घुलाना है, तो CO2 गैस को घुलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। नहीं, अब जब आप प्रेशर लगाते हैं तो उस प्रेशर के कारण जो गैस के पार्टिकल हैं वो आपस में टकराते हैं कि नहीं टकराते हैं, टकराते हैं। नहीं, जब वो आपस में टकराएंगे तो उस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा कि रिलीज होगा, रिलीज होगा। जब आपस में वो टकराएंगे तो उनके टकराने से एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ध्यान रखना है। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है उस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। यानी गैसेस को पानी में घुलाने के लिए हम उस पर प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर के कारण कोलिजन होता है, कोलिजन के कारण एनर्जी रिलीज करता है, यानी कि गैसेस का डिजोल्यूशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नहीं तो अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लोग को बताया गया अगला कारण, नहीं क्या बताया गया कि डिजोल्यूशन ऑफ गैसेज, डिजोल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड is an exothermic process, is an exothermic process। Dissolution of gases in liquid is an exothermic process. Due to this reason also solubility decreases on increasing temperature, on increasing टेम्परेचर। तो कोई भी अगर आपसे पूछे तो ये दो रीजन आपको बताना होगा, बता दीजिएगा। नहीं, कोई भी आपसे पूछता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ता है घटता है, तो घटता है, क्या कारण है, तो ये दो कारण आपको बताना होगा, बता दीजिएगा। चलिए, एक्सेप्शन से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उस एक्सेप्शन को हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं। ये बोल रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम sparingly soluble gases such as hydrogen or inert gases increases slightly with increase of temperature। ध्यान रखना है, ये क्या बोल रहा है कि जनरली मैक्सिमम केस में यानी 99% केस में ये बात सही है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस का सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, ठीक, मैक्सिमम केस में ये बात सही है। लेकिन कुछ एक केसेस हैं नहीं जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी जो होता है वो बढ़ जाता है।
नहीं, तो कौन सा केस है, पढ़ो। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम स्प्रिंगली सॉल्युबल गैसेज सच हैज हाइड्रोजन और इनर्ट गैसेज, यानी हाइड्रोजन केस में और इनर्ट गैसेज केस में अगर देखा जाए तो क्या लिख रहा हुआ है, इंक्रीजेज स्लाइटली विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी इन केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो उस केस में आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है, स्लाइटली क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेशली इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, स्पेशली इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट सच है हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एसीटोन। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट का मतलब जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट, एक्वस मतलब पोलर सॉल्वेंट और नॉन एक्वस का मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि एक्वस जब भी वर्ड यूज करते हैं तो एक्वस का मतलब वाटर होता है, ध्यान रखना है, और नॉन एक्वस का मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे आपका पेट्रोल हो जाए, आपका केवल हो जाए, आपका बेंजीन हो जाए, आपका CCl4 हो जाए, ये सब क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नहीं, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर आप हाइड्रोजन को या इनर्ट गैसेस को घुलाते हो, नहीं तो अगर वो नहीं घुल रहा है तो स्लाइट टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है, ध्यान रखना है। लेकिन ये भी टेम्परेचर थोड़ा सा ही बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो खुद क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। और पेट्रोल लिए हैं, नहीं आप पेट्रोल में कुछ घुलाना है, हाइड्रोजन गैस को भी घुलाना है और नहीं घुल रहा है, आप पढ़े हैं कि तो टेम्परेचर बढ़ा देने पर नहीं घुल जाता है, तो टेम्परेचर स्लाइट अमाउंट से बढ़ाना है, अगर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो मालूम चला कि पेट्रोल वेपोराइज करने लगा, नहीं हो जाएगा, तो ये बात ध्यान रखना होगा। तो हाइड्रोजन और इनर्ट गैसेज, एक्सेप्शन में सिर्फ याद रखना है हाइड्रोजन और इनर्ट गैसेज, ये दो हम लोग को ध्यान रखना है। चलो अब कुछ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, इसको आप लोग बनाइएगा, पहले हम लोग कुछ थ्योरी और पढ़ लें। चलो अगला हम लोग का इसमें आता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, अगला हम लोग का इसमें आया एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो हमेशा याद रहे हेनरी लॉ जो थे, हेनरी लॉ उन्होंने क्या बताया था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में बताया था, ठीक है, कि अगर प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा गैस लिक्विड में घुल जाएगा, यही ना बताया गया था, हेनरी का लॉ यही था, ठीक है। तो हेनरी का ये जो नियम बताया गया था, प्रेशर का जो नियम बताया गया था, ये कहाँ कहाँ लागू होता है जनरल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में कहाँ कहाँ लागू होता है उसके बारे में बताने की कोशिश किया गया है। नहीं तो समझने की कोशिश करते हैं, देखो तो लिखा हुआ है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ब्रिवरेजेस। नहीं तो कार्बोनेटेड ब्रिवरेजेस का मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, सोडा वाटर है, नहीं इनको हम लोग कहते हैं कार्बोनेटेड बिवरेजेस, ध्यान रखना है। तो कार्बोनेटेड मतलब जिसमें CO2 को डिजोल्व किया गया हो, ध्यान रखना है। तो आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स बनता है वो कैसे बनता है, नॉर्मल एक बोतल लिया गया, कुछ इस तरह का कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल है, नहीं और इस बोतल में क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, बोतल में क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक पाइप के द्वारा CO2 गैस, नहीं CO2 गैस को हाई प्रेशर पर इसके अंदर डालते हैं, CO2 गैस को हाई प्रेशर के साथ इस बोतल के अंदर डालते हैं, ध्यान रखना है। और हाई प्रेशर के साथ अंदर डालकर उसी प्रेशर पर, उसी हाई प्रेशर पर बोतल को सील्ड कर दिया जाता है, तुरंत उसी हाई प्रेशर पर बोतल क्या कर देता है, सील्ड कर दिया जाता है, तब जाके आपका कोल्ड ड्रिंक्स बनता है। हाँ कोल्ड ड्रिंक्स में टेस्ट के लिए उसमें और भी चीज ऐड किया जाता है, जैसे कलर ऐड किया जाता है, स्वीटनर ऐड किया जाता है, नहीं लेकिन मेन कंपोनेंट क्या है, पानी के अंदर CO2 गैस, ठीक। तो कोल्ड ड्रिंक्स कैसे बना, एक बोतल लिए मजबूत सा, नहीं उस बोतल में पानी डाल दिए, ठीक, और उसमें क्या करना है, CO2 गैस को हाई प्रेशर पर अंदर डालना है, और जिस प्रेशर पर CO2 गैस अंदर गया है उसी प्रेशर पर बोतल को सील्ड कर देना है, उसी प्रेशर पर बोतल को सील्ड कर देना है, ध्यान रखना है, तब जाके आपका कोल्ड ड्रिंक्स क्या होगा, तैयार होगा। इसमें दिक्कत है नहीं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स का जब बोतल खोलते हैं, नहीं तो बबल्स का फॉर्मेशन क्यों होता है, जब कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल खोलते हैं तो बबल्स बनता है कि नहीं बनता है, बनता है, झाग उत्पन्न होता है, तो बबल्स क्यों फॉर्म होता है, तो समझना है। मान लो कि नॉर्मल जो हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर हम लोग के ऊपर प्रेशर लगा रहा है वो प्रेशर कितना होता है, 1 atm, कितना प्रेशर होता है, 1 atm। जो प्रकृति नेचर हम लोग के ऊपर प्रेशर लगा रही है, हर एक चीज पे लगा रही है, वो प्रेशर 1 atm का है। तो नॉर्मल प्रेशर जो होता है, ये नॉर्मल प्रेशर आपका होता है 1 atm का, ये ध्यान रखिएगा,
ठीक है, तो बोतल के बाहर का जो प्रेशर है वो कितना है 1 atm। ठीक, अब आप इसको हाई प्रेशर पर डाले, CO2 गैस को अंदर डाले, नहीं तो हाई प्रेशर का मतलब कि आप मान लो यहां पे कर दिए 4 atm प्रेशर, नहीं 4 atm के प्रेशर से पूरा ताकत से CO2 गैस को अंदर डाला गया हाई प्रेशर पर, नहीं, और इस बोतल को उसी प्रेशर पर सील कर दिया गया। यहां पर ये बोतल हमारे पास है, नहीं इस बोतल का मुंह जो था हम लोग बंद कर दिए। ठीक है, तो बोतल का मुंह हम लोग बंद कर दिए, तो ये बताओ कि बोतल के अंदर का प्रेशर कितना है 5 atm, नहीं सॉरी 4 atm माने ना, तो 4 माना जाए, 4 atm। दिक्कत है, नहीं तो बोतल के अंदर का प्रेशर कितना है 4 atm। अब बोतल के बाहर, ये बोतल के अंदर कहानी हो गया, अब बोतल के बाहर का प्रेशर कितना है, नहीं यानी बोतल के अंदर का प्रेशर ज्यादा, नहीं और बोतल के बाहर का प्रेशर कम, नहीं तो आप ओपनर लिए, ओपनर लेके अब बोतल खोलना शुरू किए, जब बोतल को आप खोलिएगा, जैसे ही बोतल खोलना शुरू कीजिएगा, नहीं तो बोतल का ढक्कन खुल रहा है, तो ढक्कन खुल रहा है इसका मतलब हुआ कि प्रेशर घट रहा है, घटेगा कि नहीं घटेगा। जैसे ही आप ढक्कन खोलना शुरू कर रहे हैं, अंदर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का घुला हुआ गैस हाई प्रेशर पे पानी में घुला हुआ है, नहीं वो बोतल के ढक्कन खुलने का इंतजार कर रहा है और आप ढक्कन खोलना शुरू किए, तो ढक्कन खोलिएगा तो होगा क्या, अंदर का जो प्रेशर जो ज्यादा था अब वो प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्यों, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट कितना है 1 atm, नहीं अब वो ढक्कन जैसे जैसे खोलते जाइएगा प्रेशर घटेगा, अब प्रेशर जैसे ही CO2 गैस जो बोतल के अंदर घुला हुआ है उस CO2 गैस पे प्रेशर घटा, तो कोई भी चीज कोई भी गैस हाई प्रेशर पे रहना चाहता है कि लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पर ये एकदम लागू होता है। सोचिए आप ही लोग, पढ़ाई का प्रेशर कितना ज्यादा है, नहीं और कोई कहे कि पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है, नहीं आपको लो प्रेशर पे जाना चाहिए, तो आप जाना चाहेंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे। हर एक चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागती है, ध्यान रखना है। तो बोतल खुला, CO2 गैस का प्रेशर घटा, प्रेशर घटने के कारण डिजॉल्व CO2 बोतल से निकलने की कोशिश करता है, जब डिजॉल्व CO2 पानी में से निकलने की कोशिश करेगा तो उस समय ही बबल्स का फॉर्मेशन होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में कि जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल को खोलते हैं, नहीं या बियर के बोतल को या सोडा वाटर के बोतल को खोलते हैं तो बबल्स का फॉर्मेशन क्यों होता है, नहीं तो इसका आंसर लिखा है कि नहीं लिखाएगा, लिखा जाएगा, आपको लिखना होगा, नहीं कि व्हेन वी ओपन द बोतल द प्रेशर इनसाइड द बोतल डिक्रीजेज, नहीं द डिजॉल्व्ड CO2 वांट्स टू गेट आउट फ्रॉम द बोतल ड्यू टू दिस बबल्स आर फॉर्म्ड। बोल सकते हैं, इसमें दिक्कत है किसी को, चलो तो यही बात हम लोग को बताया गया, वही सब यहाँ लिखा हुआ है। व्हेन द बोतल इज ओपेंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 above द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, ड्यू टू दिस रीजन सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 डिक्रीजेज एंड हेंस CO2 बबल्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। किसी को परेशानी है, आगे बढ़े, चलिए ध्यान देते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ये सब कहानी है, कुछ है थोड़े, समझिए। हम लोगों का देखा जाए तो जैसे आप नॉर्मल, अभी हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं इस एरिया को हम लोग कहते हैं मैदानी क्षेत्र, क्या बोलते हैं इसको, मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ पर जो लाइफ होता है वो सबसे आसान होता है, यहाँ पर का जो लाइफ होता है वो सबसे आसान होता है, यहाँ पे रहने के लिए आपका सबसे आसानी तरीके से आप यहाँ रह सकते हैं, मिट्टी है, पत्थर है नहीं, नहीं पानी भरपूर मिल जाता है, ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पर आपका लाइफ आसान है, यहाँ पर आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं है, इजीली सांस ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक। समझो नॉर्मल जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जो प्रेशर लगता है, नॉर्मल जो मैदानी क्षेत्र जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, तो अभी हम लोग के ऊपर जो नेचर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो प्रेशर कितना है 1 atm, ठीक है। अब सोचो कि जिंदा रहने के लिए हम लोग ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, नहीं जैसे हम लोग एयर अंदर लेते हैं, ऐसा दिमाग में नहीं ना कि हम लोग ऑक्सीजन खाली लेते हैं कि नाक में कोनो छन्नी लगा हुआ है एकदम छान के खाली एयर में से ऑक्सीजन अंदर घुसाता है, ऐसा नहीं ना है, नहीं पूरा का पूरा एयर, पूरा का पूरा एयर जो है वो आपके अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाता है, ध्यान रखना है, ठीक। अब केयर करना है कि एयर अंदर गया, नहीं अब एयर में ऑक्सीजन भी अंदर गया, नहीं आपके बॉडी का अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है
जो भी आपके बॉडी के अंदर खाना पचने का काम है, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन है जिसके कारण आपका ग्रोथ होता है, आपका बुखार ठीक होता है, बहुत सारी चीज़ है जो मेटाबॉलिक बॉडी के अंदर हो रहा है। तो उस सब मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नहीं ठीक, तो आप पूरा एयर अंदर लिए, नहीं तो एयर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, नहीं बाकी गैसेस की मात्रा क्या है, कम है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है बाकी सब गैसेज। नहीं नाइट्रोजन लगभग 71%, ऑक्सीजन लगभग 21%, नहीं बाकी गैसेस को तुम देखोगे 0.1%, 0.02% ऐसे लिखा रहता है। नहीं तो हम एयर लिए तो एयर में से नाइट्रोजन गैस भी हमारे बॉडी के अंदर गया और ऑक्सीजन गैस भी हमारे बॉडी के अंदर गया। नहीं लेकिन हमारे ऊपर नेचर के द्वारा प्रेशर लग रहा है 1 atm, तो 1 atm प्रेशर के कारण सिर्फ ऑक्सीजन गैस हमारे ब्लड के अंदर घुलता है। नाइट्रोजन गैस इस प्रेशर पर यानी 1 atm प्रेशर पर नाइट्रोजन गैस आपके ब्लड में नहीं घुलता है। ये समझ में आया? दिक्कत है 1 atm प्रेशर पर हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ कौन सा गैस घुलता है, ऑक्सीजन गैस घुलता है, नाइट्रोजन गैस नहीं घुलता है। ध्यान रखिएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जल्दी घुल जाएगा ब्लड के अंदर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के KH का वैल्यू कम है। लेकिन चूंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, नहीं इसलिए आप इफेक्टेड नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। तो 1 atm का प्रेशर लगा, हम लोग के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेनली गया, उसमें से ऑक्सीजन 1 atm प्रेशर पर हमारे ब्लड के अंदर घुल गया और हमारे बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो सब आराम से होने लगा। हम लोग कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं अच्छा, यानी दिमाग में अब बढ़ गया कि अच्छा यानी कि ऑक्सीजन गैस को ब्लड में घुलने के लिए, नहीं ऑक्सीजन गैस को ब्लड में घुलने के लिए प्रेशर चाहिए, नहीं कितना 1 atm, ठीक है। वो भी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन गैस नहीं घुलेगा, एप्रोप्रिएट अमाउंट में, यानी आपके बॉडी को जितना चाहिए उतना ही ऑक्सीजन घुलता है 1 atm पर, ध्यान रखना है, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट अमाउंट में ऑक्सीजन आपके बॉडी में घुले उसके लिए प्रेशर चाहिए 1 atm। अब इस प्रेशर से अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो भी आपको दिक्कत होगा, अगर इस प्रेशर से कम प्रेशर आपके ऊपर नेचर लगा दे तब भी आपको दिक्कत होगा। मेरी बात को समझ में आ रही है? नहीं अब क्या हुआ कि डीप सी डाइवर्स, यानी जो लोग समुद्री डाइवर्स होते हैं जिनको स्क्यूबा डाइवर भी कहते हैं, नहीं वो लोग क्या किए शुरू में, नहीं गोताखोरी करने के लिए समुद्र में जंप मारे, ठीक। अब नॉर्मल मैदानी क्षेत्र कूद गए नीचे, जैसे जैसे आप समुद्र में नीचे जाते जाइएगा आपके ऊपर लगने वाला प्रेशर बढ़ता जाता है, नहीं आपके ऊपर लगने वाला प्रेशर बढ़ता गया। आप सिलेंडर लेके गए थे, सिलेंडर में क्या भरा था, एयर भरा था, नहीं आप नीचे की तरफ चलते गए, मास्क से आप एयर को अंदर डाले, नहीं आपके ऊपर प्रेशर बढ़ते 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 मान लो हो गया 5 atm, कितना हो गया 5 atm। तो आपके ब्लड के अंदर घुलना चाहिए था सिर्फ ऑक्सीजन, लेकिन अब ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी घुलने लगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी घुलने लगा, तो जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गया वो तो मान लो यूज हो रहा है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, नहीं लेकिन जो नाइट्रोजन अंदर गया वो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज नहीं हो रहा है, तो वो बॉडी के अंदर जमा हो रहा है। कुछ देर के बाद आपको दिक्कत महसूस होने लगेगा, नहीं क्योंकि नाइट्रोजन का यूज आप बॉडी में कर नहीं रहे हैं और आपका नाइट्रोजन बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, ठीक। तो उस केस में क्या हुआ कि जो स्क्यूबा डाइवर थे वो नीचे से ऊपर की ओर जाने लगे। जब वो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो पहले नीचे थे तो प्रेशर 5 atm, अब यहां से ऊपर जाएंगे तो जैसे से ऊपर आएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। यहां मैदानी क्षेत्र पर प्रेशर 1 atm और यहां पर 5 atm, अब फिर वो नीचे से ऊपर आने लगे, हबड़ा गए, हबड़ा के नीचे से ऊपर आने लगे तो उनका प्रेशर क्या होगा, घटेगा। जब प्रेशर घटेगा तो बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन गैस जमा हुआ था वो सब अब बॉडी से तेजी में बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी हबड़ा के ऊपर आ रहे हैं। तो जब तेजी में ऊपर आइएगा, नहीं तो प्रेशर तेजी से घटेगा, जब प्रेशर तेजी से घटेगा तो उस केस में आपके बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन गैस घुला हुआ है वो नाइट्रोजन गैस भी आपकी बॉडी से तेजी में बाहर निकलने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। नहीं अब वो नाइट्रोजन गैस जब तेजी से आपके बॉडी में निकलने का कोशिश करता है तो आपके ब्लड के अंदर भी बबल्स बनना शुरू हो जाता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल खोल रहे थे तो कैसे CO2 गैस बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो बबल्स बन रहे थे, वैसे ही आपके ब्लड में बबल्स बनना शुरू हो जाता है, एयर बनने शुरू हो जाता है। जब ये बबल्स बनते हैं, नहीं तो होता क्या है कि इस बबल्स के कारण आपका जहां जहां बेंड है, यहां बेंड कर रहा है, यहां बेंड कर रहा है, पैर बेंड कर रहा है, नहीं जहां जहां बेंड होता है वहां वहां पर
ब्लड का सर्कुलेशन एकाएक रुक गया। जैसे देखे होंगे आप लोग, अगर नहीं होता पाइप में एयर हो गया तो आपका पानी पास नहीं करता है, तो बोलते एयर थोड़ा निकाल दीजिए, एयर निकाल दीजिएगा ना तो पानी आने लगेगा। नहीं, तो आपका नस में ब्लड फ्लो कर रहा है, अगर उस नस में कहीं पर ब्लड के फ्लो में अगर एयर हो जाए, नाइट्रोजन गैस अगर वहां पर जगह बना ले, तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। तो ब्लड का फ्लो एकाएक रुक गया। ब्लड का फ्लो रुकने से हुआ क्या कि जितना भी बेंड था, उस बेंड पर इतना कस के दर्द होता था, इतना कस के दर्द होता था कि उस दर्द के कारण या तो पैरालिसिस मारता था, नहीं, या तो आपका डेथ होता था। ध्यान रखना है। नहीं, यानी कि शुरू में जो लोग जो समुद्र के नीचे अंदर जाते थे वो जिंदा वापस नहीं आते थे। बस में आ रहा है ना? नहीं, तो काहे नहीं आते थे? कारण नहीं, अब पहले का हवा क्या उठेगा कि समुद्र के अंदर भूत है, राक्षस है। नहीं, जो अंदर जाने वाले आदमी को जिंदा वापस नहीं आने देता है। नहीं, तब एक साइंटिस्ट का उदय हुआ, हेनरी साहब का। हेनरी साहब ने कहा कि ये सब प्रेशर का खेल है, ध्यान रखना है। नहीं, ये सब का जी खेल है, प्रेशर का खेल है। हेनरी साहब ने कहा कि देखो समुद्र में आप नीचे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे चले गए, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने के कारण आपके ब्लड के अंदर नाइट्रोजन गैस भी घुल गया और ऑक्सीजन गैस भी घुल गया। घुला? नहीं, अब आपको जब नीचे से ऊपर आना है तो आप तेजी में नहीं आएंगे, आप तेजी में ऊपर नहीं आएंगे, थोड़ा सा ऊपर आइए और रुक जाइए, और जितना भी आपके बॉडी के अंदर बबल्स निकल रहा है उसको मुंह से नाक से बाहर निकालिए, फिर थोड़ा सा ऊपर आइए, रुक जाइए, फिर जितना बबल्स निकल रहा है उस सबको बॉडी से निकालते जाइए, और ऐसे करके धीरे धीरे अगर आप ऊपर आते हैं, नहीं, तो आपके बॉडी से बबल्स निकल जाएगा, नहीं, आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं रुकेगा और आप नहीं मरिएगा। दिक्कत है? नहीं, तो ये बचने का उपाय था। ऐसा कुछ लोग करके देखा, जब कुछ लोग करके देखा तो बच गया। नहीं, ध्यान रखना है। लेकिन समय कौन सी का है भाई? फास्ट। अरे रुक रुक के कौन आएगा, गजब हाल है। नहीं, आधा घंटा में नीचे गए, अब ऊपर आना है तो 4 घंटा में आएंगे। नहीं, दिक्कत है, हर एक किसी को हड़बड़ाई है। तो उस केस में क्या किया गया कि आपका जो सिलेंडर लेके जाते थे स्क्यूबा डाइवर, उस सिलेंडर में कुछ बदलाव किया गया। नहीं, उस सिलेंडर में किया गया कि हीलियम गैस को डाल दिया गया। हीलियम गैस जो कि एयर में नेग्लिजिबल अमाउंट में रहता है। नहीं, उस हीलियम गैस को उपाय किया गया और जो स्क्यूबा डाइवर का सिलेंडर था उसमें हीलियम गैस, इनर्ट गैस को डाल दिया गया। हीलियम गैस क्या करता है? हीलियम गैस के डाल देने से क्या हो गया? तो हीलियम गैस डालने से क्या हुआ कि हीलियम गैस किसी भी प्रेशर पर जल्दी ब्लड के अंदर नहीं घुलता है, साथ साथ नाइट्रोजन गैस को भी ब्लड में घुलने से रोकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हीलियम गैस क्या कर रहा है, खुद भी हाई प्रेशर पे ब्लड में नहीं घुल पाता है, नहीं, और साथ साथ नाइट्रोजन गैस को भी ब्लड में घुलने से रोकता है। नहीं, तो अब जो स्क्यूबा डाइवर हैं वो आपका लेके जाते हैं, ध्यान रखना है। देखा जाए, देख लो 11.7% उसमें हीलियम होता है, 56.2% नाइट्रोजन होता है और 32.1% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, जो सिलेंडर वो लोग लेके जाते हैं। ध्यान रखना है। तो हीलियम के परसेंटेज ज्यादा होने से नाइट्रोजन का डिसोल्यूशन अब ब्लड में कम हो गया। जब डिसोल्यूशन कम हो गया तो निश्चित रूप से अब जो स्क्यूबा डाइवर जाते हैं वो आसानी से नीचे जाते हैं, आसानी से ऊपर आते हैं। कुछ बात समझ में आया? इसमें कि जो कोई क्वेश्चन है? ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो बीमारी, ये जो दर्द उत्पन्न होता था, इस दर्द का नाम क्या रखा गया? बेंड का नाम क्या रखा गया? बेंड। ध्यान रखना है। इस बीमारी का नाम रखा गया होगा बेंड, होगा कहीं लिखा हुआ? हाँ, यहाँ पर आर नोन एज बेंड्स। नहीं, तो चूंकि बेंड पर पेन के कारण ये होता था इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? बेंड्स। इतना में दिक्कत है किसी को भी? नहीं। अब समुद्र के नीचे चल गए, अब तनी पहाड़ पे चला जाए। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाए। फॉर क्लाइंबर्स एंड पीपुल लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड्स। ठीक है, समझिए बात को। हम लोग नॉर्मल मैदानी क्षेत्र पर हैं तो उस केस में प्रेशर कितना है? 1 atm। नहीं, बेस्ट प्रेशर है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो आपका है रहने के लिए सबसे बेस्ट प्रेशर ये है, ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे हम लोग अपने मैदानी क्षेत्र से ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर की ओर जाने पर प्रेशर घटता है।
प्रेशर क्या होता है, घटता है। तो देखो तो 1 एटीएम पर हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में घुल जाता है। ठीक, अब तुम मैदानी क्षेत्र से जब ऊपर गए पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहां पे प्रेशर मान लो अब 1 एटीएम से घट के हो गया, मान लेते हैं सही 0.5 एटीएम हो गया। प्रेशर कितना हो गया, 0.5 एटीएम। ठीक, तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन मान लो घुलना चाहिए था 5 ग्राम, अब 1 एटीएम पे 5 ग्राम घुल जा रहा था, लेकिन अब आप पर प्रेशर लगने लगा 0.5 एटीएम, तो आपके ब्लड के अंदर जो 5 ग्राम ऑक्सीजन घुलता था, क्या वो 5 ग्राम ऑक्सीजन 0.5 एटीएम पे घुल जाएगा? नहीं, आपके बॉडी के अंदर मात्र 2.5 ग्राम ही ऑक्सीजन घुलेगा। जैसे ही आपके बॉडी के अंदर 2.5 ग्राम ऑक्सीजन घुलेगा, आपको दिक्कत महसूस होना शुरू हो जाएगा। नहीं, आपको दिक्कत महसूस होना शुरू हो जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा। मेरी बात को समझ में आ रही है? नहीं, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, आपके नाक से मुंह से खून निकलने लगेगा, आपका सोचने का एबिलिटी कम होने लगेगा। ध्यान रखना है, इस लक्षण को एनॉक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एनॉक्सिया। तो ये जो लक्षण है वो जनरली जो हायर एल्टीट्यूड्स या जो लोग क्लाइंबर्स होते हैं, जो माउंटेन पे चढ़ते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं, उनमें ये लक्षण पाया जाता है, एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया का लक्षण क्या है? सांस लेने में दिक्कत होगा, नाक और मुंह से खून निकलेगा, और थिंकिंग एबिलिटी जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ध्यान रखना है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हायर एल्टीट्यूड्स पे जाने पर प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने के कारण जितना ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुलना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं घुल पाता है, कम मात्रा में ऑक्सीजन ब्लड के अंदर घुलता है। इसके कारण ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी तो निश्चित रूप से ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए तो ब्लड ऑक्सीजन की तलाश में नाक से मुंह से निकलने लगता है। नहीं, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है क्या कि ब्लड सर ऑक्सीजन की तलाश में निकलने लगा? नहीं, ऐसे ही होता है, समझिए। क्यों ऐसा हुआ? आपके बॉडी का प्रेशर, आपके बॉडी के अंदर का प्रेशर किस हिसाब से बनाया गया है? 1 एटीएम। यानी आपके बॉडी के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम रहता है। नहीं, आपके बॉडी का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या रहता है? सेम रहता है। आप पे नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0 अकॉर्डिंग टू प्रेशर। अगर अगर बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, नहीं, तो हमको हाथ फैलाने में दिक्कत होगा। जैसे पानी के अंदर घुस जाइए, नहीं, और पानी के अंदर क्या उतनी आसानी से हम हाथ फैला सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां पर हम लोग पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, पानी का नहीं इंक्रीज कर रहा है। ध्यान रखना है। तो यहां पर आपका बॉडी के अंदर का प्रेशर 1 एटीएम है। नहीं, आप ऊपर पहुंचे हाई एल्टीट्यूड्स पर, बॉडी का प्रेशर अंदर 1 एटीएम, अंदर का प्रेशर 1 एटीएम और बाहर का प्रेशर 0.5 एटीएम। तो अंदर प्रेशर ज्यादा और बाहर प्रेशर कम, तो लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागता है। नहीं, तो आपके बॉडी के अंदर लिक्विड क्या है? ब्लड। तो ब्लड हाई प्रेशर जब अंदर होगा और बाहर का प्रेशर कम होगा, तो अपने आप ऑटोमेटिक लिक्विड का या गैस का नेचर है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागेगा, नहीं, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो आपके बॉडी के अंदर से जो ब्लड है, यानी कि जो खून है, वो नाक से और मुंह से निकलना शुरू कर देगा। ये समझ में आया? इसमें दिक्कत है? नहीं। तो ये आपका हेनरी का एप्लीकेशन था। हेनरी साहब ने हम लोग को ये सब पॉइंट बताया, तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है, याद रहेगा। तो हेनरी का 3 गो एप्लीकेशन पढ़े। एगो फॉर मेकिंग ब्रिवरेजेस, नहीं, यानी फॉर मेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, फॉर मेकिंग सोडा वाटर, फॉर मेकिंग बियर। क्या होता है? पानी में CO2 डिजॉल्व रहता है, नहीं, हाई प्रेशर पर डिजॉल्व किया जाता है। एक क्या पढ़े? बेंड, जो कि कहाँ होता है? डीप सी डाइवर, जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं उनके प्रॉब्लम्स आती है। नहीं, क्यों आती है? तो प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्लड में N2 गैस भी घुल जाता है, नहीं, और वो N2 गैस जब निकलने की कोशिश करता है तो बेंड्स पे पेन होता है, और उस पेन के कारण हम लोग का ये बीमारी यानी बेंड्स एग्जिस्ट करता है। ठीक। और एक बीमारी क्या पढ़े? एनॉक्सिया। नहीं, तो एनॉक्सिया हम लोग क्या था? सिंपल कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो कम मात्रा में ऑक्सीजन ब्लड में घुलेगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो नाक से मुंह से खून बाहर निकलेगा, नहीं, सोचने की क्षमता कम होगी, उसी क्या कहते हैं? एनॉक्सिया। बोलो, दिक्कत है? तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसमें हेनरी लॉ पर एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। हेनरी लॉ पर एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, नहीं, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हम लिखे हैं। ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। तो एक बार पहले आप लोग ट्राई करके आइएगा, बन के आएगा।
देखिए कितना मरा हुआ तरह बोलता है सब। नहीं बन के आएगा तो हाँ देखेंगे लोग। मतलब थोड़ा सा एनर्जी रहे। अब हम भी क्लास में आए, अब मॉडल तरह पढ़ाने लगे, देखो बच्चों, तो कैसा लगेगा? नहीं, तो थोड़ा सा एनर्जी में रहिए आप लोग, लगता है कि एकदम स्थिति बेकार हो गया है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे इसमें 2.6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, फिर 2.7 नंबर क्वेश्चन भी हेनरी लॉ पे है, फिर 2.4 है, यही है, 3 क्वेश्चन इन टेक्स्ट में दिया हुआ है। तो इन तीनों क्वेश्चन को पहले आप अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं बनेगा तो फिर हम अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है? ट्राई कीजिए पहले अपने से। चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। हाँ बोलिए। अच्छा एक टॉपिक बाकी था, वो बता देते हैं। नहीं, बैठिए, 5 मिनट में बता देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको सेव कर लेते हैं पहले। चलिए यहाँ पर देखिए, तो एक टॉपिक जैसे हम थोड़ा सा बाकी है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे हम लोग आपको बताए थे कि किसी भी सॉल्यूशन में हम लोगों का 3 तरह का अट्रैक्शन फोर्स लगता है। एक होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन फोर्स, एक होता है सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शन फोर्स, और एक होता है सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन फोर्स, यही बताया गया था। नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सॉलिड लिक्विड में कब डिजॉल्व होगा, नहीं कोई भी सॉलिड लिक्विड में कब डिजॉल्व होगा, तो हम लोग बताए थे कि आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए। किससे? सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन फोर्स से, और सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, तभी कोई भी सॉलिड आपका लिक्विड में सॉल्युबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे सिंपल नमक का टुकड़ा अगर हम पानी में डालते हैं, नहीं तो नमक का टुकड़ा धीरे धीरे टूट जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि नमक के कणों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स पानी में डालने के बाद कमजोर हो जाता है, नहीं, और पानी और नमक के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। इसलिए पानी नमक के कणों को खींच खींच कर क्या करता है? डिजॉल्व कर लेता है, करता है ना? इसमें दिक्कत है, ध्यान रखना है। तो हम लोगों को कहा जाता है कि किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल को जब सॉल्वेंट में डालते हैं, और सॉल्वेंट में डालने के बाद अगर आपका सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व करने लगे, उसमें घुलने लगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिजोल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? डिजोल्यूशन। ठीक है, तो डिजोल्यूशन क्या है? किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाल दो, अगर सॉल्यूट आपका सॉल्यूशन के अंदर घुलने लगे, नहीं सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट के अंदर घुलने लगे, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिजोल्यूशन। इसी में एक टर्म आता है क्रिस्टलाइजेशन। नहीं, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे मान लो आपका ये नमक है, नहीं नमक में क्या होता है? Na+Cl-, Na+Cl-, तो ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, सोडियम है, ये क्लोरीन है, एटम्स गोल होते हैं, नहीं हम लोग इस तरह से बना दिए, तो ये आपका Na+Cl में सोडियम क्लोराइड, ये इस तरह से है। नहीं, अब पानी के मॉलिक्यूल्स तो देखो, तो यहां पर Na+ है, तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O में ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है? माइनस, तो ये माइनस चार्ज इस Na+ को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा। यहां पर एक और ऑक्सीजन आ गया, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यहां एक और ऑक्सीजन आ गया, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। नहीं, यानी पानी की मात्रा ज्यादा है, तो इस एक Na+ को देख लो, एगो दूगो तीन गो पानी मिलके खींच रहा है, नहीं खींच रहा है। इधर आ जाओ, माइनस चार्ज क्लोरीन है, इसको कौन खींचेगा? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है? प्लस चार्ज, नहीं तो हाइड्रोजन इसको खींच रहा है, ध्यान रखना है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव, ये इसको खींच रहा है, ध्यान रखना है। नहीं तो पानी के कुछ पार्टिकल इसको खींच रहे हैं, कुछ पार्टिकल इसको खींच रहे हैं, कोई इस पे भी फोर्स लगा रहा होगा, कोई इस पे भी फोर्स लगा रहा होगा, नहीं लगा रहा होगा? बस में रहा है। यहां पर मान लीजिए ये पानी का जो पार्टिकल है इसको अकेले नहीं खींच पा रहा है, तो और पानी का कौन आएगा? नहीं, देख लीजिए निगेटिव चार्ज, इस पे अट्रैक्शन, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, तो और पानी का कौन सब जुड़ जाएगा, सब आपस में हाथ जुड़ा लेगा, और हाथ जुड़ा के इनको खींचना शुरू करेगा। एक आदमी खींच रहा है, नहीं खींच रहा है, तो दूसरा आके फिर उसका पेट पकड़ लिया, वो मिलकर खींच रहा है, कुछ आके पैर पकड़ लिया, वो मिलकर खींच रहा है, नहीं खींच रहा है सब।
देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन खींच रहा था, तो ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, सब मिलकर खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है। तो उस केस में होता क्या है कि यहाँ पर Na+ और Cl- का अट्रैक्शन फोर्स टूट जाता है, और ये अट्रैक्शन फोर्स जब टूटता है तो पानी के पार्टिकल इसको लेकर बाहर निकल जाते हैं, यानी कि पानी के अंदर ही इसको घुमाने लगते हैं। यानी प्लस चार्ज मान लो ऐसे निकल गया, तो प्लस चार्ज यहां से निकल गया, नहीं तो ये घुल गया, इसमें से ये प्लस चार्ज कहां से आया, यहां से निकल कर यहां आ गया, नहीं तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। ध्यान रखना है, ये Cl- को ये लोग निकल जाएंगे, निगेटिव चार्ज है, इनको कौन घुमा रहा है, हाइड्रोजन वाले भाग, ये इनको घुमा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। ध्यान रखना है। अब नमक घुल रहा है, नहीं धीरे धीरे आपका नमक जो है वो घुल रहा है, ध्यान रखना है। अब इसी में क्या हुआ, कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ नमक का पार्टिकल नीचे बैठा हुआ है, तब नहीं घुला है, नहीं कुछ पार्टिकल घुल गया, उस पानी में घूमने लगा, जहां तहां घूम रहा है, नहीं घूमते घूमते कभी ऐसा हो सकता है ना कि जो नमक का पार्टिकल जो नीचे बैठा हुआ है, नहीं उससे भी आकर टकरा जाए। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? ऐसा पॉसिबल है, नहीं क्योंकि एक ही बर्तन में सब हो रहा है भाई, उसी बर्तन में पानी है, उसी बर्तन में नमक है, कुछ नमक का पार्टिकल घुला, पानी में घूमते घूमते वो अपने पुराने दोस्त से आकर टकरा गया। नहीं तो अगर यहां पर कुछ मात्रा अगर Na+ का बचा हुआ है, Na+ Cl-, मान लो ये 2 बचा हुआ है, नहीं और ये पानी में घुला हुआ Cl- घूमते फिरते अगर यहां आ गया, तो होता क्या है कि ये Cl- कभी कभी पानी का संगत छोड़ के अपने पुराने वाले Na+ के साथ चिपक जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो अगर पानी में घुला हुआ सॉल्यूट पार्टिकल अपने पुराने सॉलिड पार्टिकल से अगर चिपक जाए तो इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान रखना है। तो डिसोल्यूशन क्या है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि आप सॉल्यूट को पानी में डालें और अगर सॉल्यूट पानी में घुलने लगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। और अगर पानी में घुला हुआ कोई सॉल्यूट पार्टिकल अगर बचे हुए सॉलिड पार्टिकल के साथ चिपक जाए पानी में से निकलकर, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। दिक्कत है? नहीं तो उस टॉपिक को पढ़िएगा, यही सब लिखा हुआ है। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही।